अली खुमैनी ने मुस्लिम देशों से इजरायल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने की अपील की है। वहां की एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह अली खुमैनी ने कुछ वक्त के लिए मुस्लिम देशों से इजरायल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने की अपील की है। पिछले हफ्ते मुस्लिम देशों के गठबंधन ओआईसी की बैठक में इजरायल पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद अब ईरान के सर्वोच्च नेता ने इजरायल से कम राजनीतिक संबंध तोड़ने की बात कही है। देखिए, ये सारी जद्दोजहद कहीं ना कहीं ओआईसी में किसका वर्चस्व होगा इस पर भी फोकस है, क्योंकि ईरान अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है और उसको बैक कर रहा है तुर्की, और वहाँ कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि कतर भी सपोर्ट कर रहा है ईरान को। तो ये एक एक्सिस है और दूसरा एक्सिस है यूएई, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया का। लेकिन इन 56 देशों से आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है? आयतुल्लाह खुमैनी जब ये आगाह करते हैं और ये आग्रह करते हैं मुस्लिम देशों से, इसका मतलब ये साफ है कि हमास ने अल शिफा अस्पताल को ना सिर्फ अपना सेफ हाउस बना रखा था, बल्कि यही वो जगह थी जहां बंधकों को कब्जे में लेकर रखा गया था। और जब इजराइल दावा कर रहा था तो दुनिया के कई संगठन उसके खिलाफ बोलते थे, लेकिन अब सबूत सामने आ चुके हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि हमास ने अल शिफा अस्पताल को बंधक की जेल क्यों बनाया है। देखिए मेरे पीछे अब ये वॉल ग्राफिक सामने आए हैं। अल शिफा अस्पताल के नीचे सुरंग मिली है और यहां मिला है बंधक का शव, और यहां मिला बंधक का शव। अब ये घनी आबादी वाली जगह है। ये अस्पताल बताया जाता है कि इसके नीचे ही इजराइल का दावा है कि अल शिफा के कैंपस और इस अस्पताल के नीचे ही हमास ने अपना कोर कमांड सेंटर बनाया हुआ है और यहीं बंधकों को रखा गया था। इसी अल शिफा अस्पताल में लगे सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं जिसमें बंधकों को देखा गया, वो भी 7 अक्टूबर को। अब देखिए, इसी अस्पताल के करीब 2 बंधकों के शव मिले हैं, एक यहां और एक यहां, 2 जगह। तो ये बंधक यहां पहुंचे कैसे? अगर अल शिफा अस्पताल के आसपास नहीं छुपे हैं तो दूसरा शव यहां मिला है। तो दिलचस्प बात यह है कि घनी आबादी के बीच में यह अस्पताल है और हमास को लग रहा था कि इजराइल इस अस्पताल को बम से उड़ाने का जोखिम नहीं लेगा, इसलिए उसने इस अस्पताल को बंधकों की जेल बनाने का निर्णय लिया। लेकिन इजरायली सेना के यहां पहुंचने से पहले हमास के अधिकतर आतंकी बंधकों को साथ लेकर फरार हो गए। और जिस तरह से इजरायली नागरिकों के शव अस्पताल के करीब मिले हैं, उससे लगता है कि या तो वे बंधक पहले जख्मी रहे होंगे और भागते वक्त उनकी मौत हो गई होगी, या फिर भागते वक्त ही हमास ने उन्हें मार दिया होगा, फिर वे क्रॉस फायरिंग का शिकार भी बन गए होंगे। कैसा भी हो सकता है, क्योंकि उस वक्त तो आप देखते हैं ये हॉट एरिया है, जंग चल रही है। या फिर उन्होंने जो घायल थे, जिनको लेकर जाना मुश्किल था सुरंगों के अंदर से, उनको मारकर यहाँ छोड़ दिया, या इजरायली सेना को भटकाने के लिए, क्योंकि इन्हें रुकना होता, इन शवों को वापस ले जाएं, इज्जत दें और फिर लेकर जाएं। तो उतना टाइम इनको यहाँ मिला इसके नीचे की सुरंग की नेटवर्क से भागने का और बाकी हॉस्टेजेस को लेकर, बंधकों को लेकर आगे निकल जाने का या किसी और जगह छिपने का। लेकिन अल शिफा अस्पताल हमेशा से ये कहा जा रहा है कि रहा है हमास का कोर कमांड सेंटर। इजरायली सेना अब ये कह रही है, देखिए हम तब से कह रहे हैं, अब ये साक्ष्य देखिए, गाजा के अस्पतालों से मरीज सफेद झंडे लेकर भाग रहे हैं। अल शिफा अस्पताल के अंदर तीसरे दिन भी इजरायल का कहर जारी है। और सबसे बड़ी बात, फिलिस्तीन के सभी अखबारों ने एक बहुत चौंकाने वाली खबर छापी है। दावा यह किया गया है कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजरायल पर हमला किया था, तब इजरायल की सेना ने अपने ही देश के नागरिकों को मार डाला था। ये अब बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। हमास के कमांड सेंटर में अब इजरायली सेना के कमांडोज तो आ गए हैं, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि इजरायली सेना ने ही अपने नागरिकों को मार दिया। लगातार 3 दिनों से गाजा के अल शिफा अस्पताल के अंदर इजरायल डिफेंस फोर्स की कार्रवाई जारी है। और अब जिस तरह की तस्वीर और जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, अरब मुल्कों और फिलिस्तीन के समर्थकों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है।
खासकर फिलिस्तीन के अखबार इजराइल डिफेंस फोर्स की ज्यादतियों के बारे में जिस तरह के दावे कर रहे हैं, उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल नजर आता है। फिलिस्तीन के अखबार लिख रहे हैं कि अल शिफा अस्पताल के अंदर इजराइल के डिफेंस फोर्स ने घोषणा की है कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर अल शिफा अस्पताल को पूरी तरह से खाली कर दिया जाए। इस पर इजराइल डिफेंस फोर्स ने क्या कहा है, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अल शिफा अस्पताल की परिस्थितियों पर बात करेंगे। पिछले 1 महीने से ही फिलिस्तीन के अखबार लिख रहे थे कि अल शिफा अस्पताल में 80,000 लोगों ने शरण ली है, लेकिन इन 80,000 लोगों का क्या हुआ? क्या ये लोग अल शिफा अस्पताल छोड़ के जा चुके हैं या फिर अल शिफा अस्पताल के कैंपस में ही मौजूद हैं? इस बारे में अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। हालांकि जो रिपोर्ट्स फिलिस्तीन के अखबारों के द्वारा दी जा रही हैं, वो ये है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर अभी भी 500 से ज्यादा मरीज हैं और लगभग 250 के करीब कर्मचारी इस वक्त भी मौजूद हैं, जबकि अल शिफा अस्पताल के अंदर 4,500 कर्मचारी नौकरी करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि अस्पताल लगभग खाली हो चुका है। लेकिन अब फिलिस्तीन के अखबारों में यह खबर छपी है कि जो मरीज अल शिफा अस्पताल के अंदर थे, वो सफेद झंडा लेकर अस्पताल से भाग रहे हैं। वो पैदल भागते हुए अस्पताल को छोड़ रहे हैं। फिलिस्तीन के अखबारों का दावा है कि इजराइल की आर्मी ने कई लोगों को बंधक भी बना लिया है। इसके अलावा जो लोग अस्पताल के बाहर नजर आ रहे हैं, उनकी तलाशी कपड़े उतार कर की जा रही है। अल शिफा अस्पताल के एक डॉक्टर ने दावा किया कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरे अस्पताल को खाली करने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ अल शिफा अस्पताल के निदेशक ये दावा कर रहे हैं कि इजराइल अल शिफा अस्पताल के बाहर जिसको देख रहा है, मार रहा है। इजराइल नरसंहार कर रहा है। इन सब के अलावा अल शिफा अस्पताल में मरीजों पर जो गुजर रही है, वो अलग कहानी बयां कर रही है। अल शिफा अस्पताल में 4 प्री मैच्योर नवजात बच्चों की मौत की खबरें सामने आ रही है। इसके अलावा आईसीयू में कोई नहीं है। बिजली न होने की वजह से इलाज की सारी संभावनाएं अल शिफा अस्पताल में खत्म हो चुकी हैं। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्स इन सभी बातों का खंडन कर रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि अस्पतालों को खाली करने के लिए 1 घंटे के मोहलत देने के दावे गलत हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स लगातार अपने पक्ष को और मजबूती देने की कोशिश कर रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक डे केयर सेंटर पर कब्जा कर लिया और यह दावा किया कि उसके डे केयर सेंटर से बहुत सारे हथियार मिले और उनमें से ज्यादा हथियार ईरान के बने हुए, यानी कि अगर देखा जाए तो इजराइल डिफेंस फोर्स ईरान को इस पूरे मामले में घसीटने की जबरदस्त कोशिश कर रही है। बड़ी बात यह भी है कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह दावा किया है कि इस डे केयर सेंटर से ड्रोन भी मिले हैं और ये ड्रोन भी ईरान के बने हुए हैं। ईरान के ड्रोन ने यूक्रेन के युद्ध में भारी कोहराम मचाया था और यूक्रेन के अंदर जिस तरह से लोगों को घुटनों पर ला दिया था, ये पूरी दुनिया को पता है। और ऐसे में हमास के पास से ईरान के ड्रोन का मिलना खतरनाक संकेत है। इस बीच इजराइल के एक अखबार ने यह दावा किया कि 7 अक्टूबर को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में जो लोग मारे गए थे, उसमें कई लोग इजराइल के लड़ाकू विमानों द्वारा गिराए गए बमों से मारे गए। जैसे ही ये खबर अखबारों में छपी, फिलिस्तीन के तमाम अखबारों ने ये हेडलाइंस लगानी शुरू कर दी कि नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में मारे गए लोगों को इजराइल ने ही मारा है। हालांकि इसका पूरा सच क्या है, आगे हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर नोवा फेस्टिवल क्या था और इस नोवा फेस्टिवल में हुए आतंकी हमले ने इजराइल को कितना बड़ा घाव दिया है। दरअसल 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर हमास ने आतंकवादी हमला किया था, उसी दिन गाजा की सीमा से थोड़ी दूर इजराइल के अंदर मशहूर नोवा फेस्टिवल चल रहा था। यह म्यूजिक फेस्टिवल इजराइल के अंदर हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस फेस्टिवल में हजारों की संख्या में युवा शामिल होते हैं। इस नोवा फेस्टिवल में करीब 4000 लोग शामिल थे और जैसे ही आतंकवादियों ने हमला किया, फेस्टिवल में भगदड़ मच गई और लोग भागने लगे। इस बारे में इजराइल के एक अखबार में बहुत बड़ा और नया दावा किया है। आगे आपको बताएंगे कि यह दावा क्या है, लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में कैसे सबसे ज्यादा लोग मारे गए। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले में इजराइल के 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे।
लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इनमें से 360 लोग नोआ म्यूजिक फेस्टिवल में मारे गए थे। यानी अगर देखा जाए तो आतंकवादी हमले में जितने लोग मारे गए उसके 1/4 लोग यानी 25% लोग सिर्फ नोआ म्यूजिक फेस्टिवल में ही मार दिए गए। यहां तक कि इसी नोआ म्यूजिक फेस्टिवल से 50 लोगों को बंधक भी बनाया गया, जिसमें लड़कियां भी शामिल थी। इस नोआ म्यूजिक फेस्टिवल की कई तस्वीरें भी मौजूद हैं, जैसे इस लड़की का नाम ओटेल बेन है, जिसकी उम्र 23 साल की थी और ये नोआ म्यूजिक फेस्टिवल में हमास के आतंकियों का शिकार हो गए। इसी तरह करीन जान 24 साल की थी और नोआ म्यूजिक फेस्टिवल में ही इनकी हत्या कर दी गई। नोआ म्यूजिक फेस्टिवल में डीजे 42 साल के मतान किडो की भी इसी फेस्टिवल में हत्या कर दी गई थी। शीरा आलोन और अमित लाहो की उम्र करीब 23 साल थी। ये दोनों लड़कियां बचपन की दोस्त थीं और ये नोआ म्यूजिक फेस्टिवल में आतंकियों के द्वारा मार दी गईं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमास ने नोआ म्यूजिक फेस्टिवल पर हमले की कोई प्लानिंग की थी या ये महज संयोग था कि हमास के लड़ाकों को नोआ म्यूजिकल फेस्टिवल के रूप में आसान शिकार मिल गया था। इस पर इजराइल के अखबार ने बहुत बड़ा दावा किया है। इजराइल के अखबार का दावा है कि जब आतंकवादियों ने हमले के पहले दिन 7 अक्टूबर को ड्रोन से सर्विलांसिंग की थी तो उनको जानकारी मिली थी कि बॉर्डर के पास ही नोआ म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा है और उसी दिन मौके पर ही ये प्लानिंग बनाई गई कि फेस्टिवल पर हमला किया जाएगा। और उसके बाद हमास ने अपने प्रशिक्षित पैराग्लाइडर्स हवा से जमीन पर उतारे, जिनके हाथों में बंदूकें थी और इन्होंने अपने अत्याधुनिक बंदूकों से सीधे जमीन पर फायर करके बड़ी संख्या में नोआ म्यूजिक फेस्टिवल में भाग लेने वाले लोगों को मारा था। इसी अखबार ने यह दावा किया है कि जब नोआ म्यूजिक फेस्टिवल पर हमास के आतंकवादी ने हमला किया उस दौरान इजराइल डिफेंस फोर्स के लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी आसमान में आ गए थे और उन्होंने आतंकवादियों पर हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन इन हमलों में कई इजराइल के नागरिक भी गलती से मारे गए थे जो कि म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे थे। हमास के आतंकियों ने जो किया है उसका बदला इजराइल ने बहुत क्रूरता से लिया है। गाजा में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की रूह कांप गई है। दुश्मन को किस तरह और कितनी बुरी तरह से कुचला जा सकता है इसका बेहतर खतरनाक उदाहरण इजराइल ने पेश किया है। अगर तस्वीर देखेंगे तो शायद आंखें फट जाए, क्योंकि गाजा पट्टी के अंदर इजराइल धीरे धीरे अपनी जड़ों को बहुत गहरा कर रहा है और इस खूनी गदर के बीच में सैकड़ों ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो मलबों के अंदर अपने परिवार के सदस्यों की लाशों को तलाश रहे हैं। تحس انه ناقص اشي من حياتك وتعرف الوالد اساس الحياه وهي حاليا قاعد ببحث عنه عشان انا ارتاح نفسيا عشان انا اروح ادفنه بايدي لانه لو ضل موجود هيك انا برتاحش حتى كل ليله بصير احلم فيه بصير معي كابوس। हमास और इजराइल की जंग लगभग 1 महीने से चल रही है और 1 महीने की जंग में रिपोर्ट ये आ रही है कि अब तक 3000 से ज्यादा लोग इमारतों के मलबे के अंदर दफन है। ये संख्या और ज्यादा भी हो सकती है। अभी हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसके परिवार के 10 लोगों की मौत इजराइल की एयर स्ट्राइक में हो गई है और परिवार का खुशकिस्मत सदस्य बाकी परिवार के सदस्यों की लाश को मलबे के अंदर से निकालने की कोशिश कर रहा है। استهداف انه كان هناك احياء تحت الانقاض تكون الاولويات للاحياء على الاموات على الشهداء اسف للشهداء، ولكن بعد الانتهاء من عمل استخراج الاحياء والمصابين من اماكن مستهدفه يتم العمل على منظومه استخراج الشهداء الاقدم। जंग को 1 महीने से ज्यादा हो गए। अगर कोई 1 महीने से मलबे में दबा हो तो उसका जिंदा रहना तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन किसी तरह उसका अंतिम संस्कार किया जा सके इसकी जद्दोजहद के लिए भी गाजा पट्टी में गली गली में सैकड़ों जंगें लड़ी जा रही हैं। डंडे या लोहे की छड़ों से मलबों को हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि गाजा पट्टी के अंदर इन मलबों को हटाने के लिए ना कोई बुलडोजर है और ना कोई क्रेन। गाजा पट्टी को बारूद का रेगिस्तान कहें या मलबे का शहर कहें, गाजा पट्टी दर्द की पट्टी बन चुकी है। بيت خالتي تم استهدافه من قبل الطيران الحربي بدون أي سابق إنذار ودون أي مبرر، وحتى اللحظة لم يتم انتشال سوى 10 شهداء وبقي عدد كبير من أفراد المنزل تحت الأنقاض وتحت بالتحديد في الطابق الأول والطابق الأرضي। दूसरी तरफ हमास जो इस तबाही का साझेदार है
और जिसने इस तबाही की रूपरेखा को तैयार करने के लिए 7 अक्टूबर का आतंकवादी हमला किया था, वो बिल्कुल घुटने पर नजर आ रहा है।